फरवरी की सुबह 10 बजे ईडी की जांच में तमाम तरह के घोटाले का पर्दाफाश करेंगी। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खबर आ जाती है कि दिल्ली में कई जगहों पर ईडी के छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी छापे पड़े हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल के सचिव विभव कुमार के घर पर भी। विभव के घर पर एक साल पहले भी छापे पड़े थे। ऐसा लगा कि आज आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी, मगर वे आईं और बेहद सधे तरीके से अपने आरोप प्रेस के सामने रखकर चली गईं। आतिशी ने कहा कि कई साल हो चुके हैं मगर ईडी को अब तक सबूत नहीं मिल रहे, गवाहों को धमकाया जा रहा है। पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। यह बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का यह खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या अब ईडी खुद को बचाने के लिए भी छापे मार रही है या हेडलाइन से ध्यान हटाने के लिए छापे पड़ रहे हैं? इस एजेंसी को लेकर कितने सवाल पिछले कुछ साल से उठ रहे हैं, मगर लगता है कि यह विपक्ष को खत्म करके ही मानेगी। भ्रष्टाचार तो क्या ही मिटेगा, विपक्ष के नेता इसके जरिए लंबे समय तक के लिए जेल में डाल दिए जा रहे हैं। ईडी की जांच का हंगामा ही रहता है, सजा का रिकॉर्ड बेहद खराब है। 1% मामले में सजा हुई है। छापों की संख्या और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी से ही लगता है कि ईडी काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, आतिशी सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर, और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। यह राजनीतिक आरोप हो सकता है, मगर ईडी को सफाई देनी चाहिए कि क्या वाकई उसके पास सबूत नहीं है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्हें जेल गए कई महीने हो गए। क्या ईडी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसके तहत पकड़ने से लंबे समय तक जेल में रखना आसान हो जाता है?
क्या इसीलिए भ्रष्टाचार के अब ज्यादातर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया जा रहा है, खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ के मामले को? 3 फरवरी को संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। सुनवाई के बाद लौटते हुए संजय सिंह ने कह दिया, एक गवाह का ऑडियो टेप गायब कर दिया गया है। जी, हमसे नहीं कराना सर, सीएम आवास क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। सरकारी गवाह का ऑडियो गायब कर दिया ईडी ने। सरकारी गवाह सीएम आवास पहुंची है, सीएम आवास क्राइम ब्रांच ऑडियो गायब कर दिया। इस बात को लेकर आतिशी सिंह ने 2020 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एंड अदर्स, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ साफ कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी को अपनी पूछताछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करनी पड़ेगी। इस आदेश में यह भी लिखा है कि यह जजमेंट ईडी पर भी लागू होता है। साथ में यह भी बताया गया है कि सीसीटीवी हो या वीडियो कैमरा हो, उसके साथ साथ पूछताछ की आवाज की भी साफ साफ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि सबूत हो बकायदा कि किसी को डरा धमका कर उससे बयान नहीं लिए गए हैं और दर्ज किए गए बयान असल बयान से मेल खाते हैं। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एमके नागपाल ने, और यह किया उन्होंने 19 जुलाई को, जब एक अक्यूज्ड ने ईडी की सीसीटीवी की फुटेज मांगी। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एमके नागपाल जी ने कहा कि यह हर विटनेस का, हर अक्यूज्ड का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले विद ऑडियो एंड विद वीडियो। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई, और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगर यह आरोप सही है तो मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट को इसी एक बिंदु पर ईडी से सफाई मांगनी चाहिए और तुरंत मांगनी चाहिए। अगर सबूत डिलीट किए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह भ्रष्टाचार से लड़ने का नहीं, विपक्ष को मिटा देने का प्रोजेक्ट है। आतिशी सिंह ने आरोप लगाया है कि केवल संजय सिंह के इस मामले में नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में भी पूछताछ के सबूत गायब कर दिए गए हैं। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए
कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी थी, टल गई। अब अगली सुनवाई कब होगी? 5 मार्च को होगी। इस तरह संजय सिंह भी पूरे चुनाव के समय तक के लिए जेल के भीतर रहेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कितने महीनों से जेल में हैं, लोग अब इसकी गिनती भी भूल चुके हैं। जमानत की सुनवाई का मामला भी इस कोर्ट से उस कोर्ट के बीच गोल गोल घूमता रहता है। पिछले साल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से संजय सिंह की याचिका पर जवाब मांगा था। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अगर संजय सिंह रेगुलर बेल की याचिका डालते हैं तो उसे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से अलग स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को मामले में दखल देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बिना सबूत के वो ये नहीं कह सकता है कि कार्रवाई राजनीतिक है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जब जांच शुरुआती पड़ाव पर है, तब रिमांड या गिरफ्तारी के ऑर्डर में दखल देने का कोई स्पष्टीकरण नजर नहीं आता। संजय सिंह ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अगर कोर्ट लोकतंत्र को लेकर गंभीर है तो उसे ऐसे मामलों में सुनवाई को लेकर ज्यादा सतर्क और तत्पर रहना चाहिए। हेमंत सोरेन के मामले में भी यही हुआ। जब राहत के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। सिब्बल को भी समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। सिब्बल और दुष्यंत दवे उन चंद वकीलों में से हैं जो सब कुछ खुलकर कह रहे हैं, कहने के खतरे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिब्बल कह रहे हैं, जो दुष्यंत दवे कह रहे हैं, वह बाकी वकीलों को नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई सबको दे रहा है, मगर कोई कहना नहीं चाहता। तो ईडी के केस का असर दिख रहा है। विपक्ष के भीतर भय पसरता जा रहा है। नेता जेल में बंद किए जा रहे हैं। कर्नाटका के ठेकेदारों के संगठन ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर घूस मांगने के आरोप लगाए। तब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी। इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के इंजीनियरों और ठेकेदारों के संगठनों ने राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है। यह मान्यता प्राप्त संगठन है, सरकारी ठेकेदार है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पैसे मांगे जा रहे हैं, नहीं देने पर उनके लोगों के साथ मारपीट हो रही है। अपने पत्र में इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक मतभेद के चलते उन्हें लगातार धमकी, वसूली और गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टरों और इंजीनियरों ने धमकी दी है कि अगर उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो वे फरवरी के आखिर में काम करना बंद कर देंगे। कम से कम 1 लाख कोटी के पूरा काम आपने मंजूर किया है। ये काम जब प्रत्यक्ष साइट में करने का है तो इतना एनर्जी लगता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लेकिन जो काम अभी साइट पर चल रहा है, वो साइट पर काम चलने के बाद 1-2 दिन उधर के जो विरोधी गट रहते हैं, विरोधी आदमी रहते हैं, वो आकर काम पहला बंद पड़ते हैं। बंद करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनता है तो जो काम जो कॉन्ट्रैक्टर करता है वो पूरा जेसीबी और ट्रैक्टर से निकाल कर रखते हैं। उतना होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर काम चालू करता है क्योंकि उसका आर्थिक उसके ऊपर निर्भर रहता है। वो होने के बाद 1-2 दिन 3 दिन वेट करते। गांव में से 50 आदमी साइट पर लाते हैं और साइट पर आकर कॉन्ट्रैक्टर को पूरा जो मॉब रहता है वो मॉब से पूरा मारहान करते। क्या हम सरकारी
ठेकेदार है, गवर्नमेंट के पास उसका वर्क ऑर्डर भी रहता है। गवर्नमेंट को वो अधिकार है काम बंद करने के बाद जो काम बंद करता है उसके ऊपर चार्जशीट, लेकिन गवर्नमेंट के अधिकारी और जो ऑफिशियल्स है वो भी डरते हैं कि कंप्लेंट्स करने के लिए। इस पत्र में यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र के हर जिले में ऐसी ही स्थिति है। सत्ता पक्ष हो, विरोधी दल हो या स्थानीय नेता हो, सब काम रुकवा देते हैं, हिंसा करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करते हैं। यह साधारण आरोप नहीं है। यह बयान बता रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ है, मगर ईडी केवल विपक्ष के पीछे पड़ी है। प्रधानमंत्री जब भी जांच एजेंसियों की बात करते हैं, उनका बचाव करते हैं। यह नहीं बताते कि जिन पर उनकी पार्टी और खुद उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो उनकी सरकार में कैसे आ जाते हैं, उनकी पार्टी में कैसे आ जाते हैं, या उनकी पार्टी ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार कैसे बना लेती है। महाराष्ट्र से ही अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री पर तो खुद ही उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी जब वे कांग्रेस में हुआ करते थे। ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उन्हें स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूँगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूँ। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के शब्द समाप्त होते हैं। अगर प्रधानमंत्री की नजर लूट के माल को वापस लाने पर है, तो लूटने वाले अगर बीजेपी में आ गए, उनका क्या होगा? उन पर उनकी नजर क्यों नहीं है? इसका जवाब प्रधानमंत्री कभी नहीं देते। प्रधानमंत्री ईडी की सफलता बता रहे थे कि ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं, मगर यह नहीं बता सके कि सजा दिलाने के मामले में ईडी का रिकॉर्ड क्या है, कितना खराब है। इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। क्यों? ईडी के छापे विपक्ष के नेताओं के यहां ही पड़ते हैं, बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के यहां क्यों नहीं पड़ते? कर्नाटका में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वहां बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार के सवाल पर ही चुनाव हार गई, मगर क्या किसी नेता और मुख्यमंत्री के घर ईडी की टीम छापे मारने गई थी? बेशक तमाम सवालों से ईडी पर फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ईडी के छापे केवल विपक्ष को डराने के लिए नहीं है। इसके भूत ने आम लोगों को भी डरा रखा है। व्यापारी वर्ग की हलक सुखा दी है। अब व्यापारी वर्ग सरकार को लेकर कुछ बोलता ही नहीं है, बोलना ही भूल गया है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।